मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगाकर कर रहे होंगे। इसी तरह पढ़ाई में लगातार मेहनत करते रहिए और अच्छी तरह सारे टॉपिक्स को तैयार करें। जो नए सब्सक्राइबर इस समय वीडियो को देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको भी सारे बच्चों की तरह इम्पॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी भी तैयारी अच्छी तरह चलती रहे। ठीक है बच्चों, तो चलिए पढ़ाई की बात करते हैं। हम लोगों ने अभी जो सीरीज स्टार्ट करी है वो एनएलएम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और आपने उसके क्वेश्चन भी प्रिपेयर करे। इसके 2 वीडियोस, लास्ट 2 वीडियो जिसके आपके पास पहले से पहुंच गए होंगे, इसमें आप लोगों ने स्टडी किया होगा। पहले में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और उसका पूरा डिस्कशन हम लोगों ने किया, और जो सेकंड वीडियो था एनएलएम का उसमें हम लोगों ने पढ़ा इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी अंडर द फोर्सेस। जब किसी बॉडी पर कई सारे फोर्सेस लगें तो हम लोग इक्विलिब्रियम अर्थात संतुलन को किस प्रकार स्टडी करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। ठीक है, तो चलिए सभी लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाएं और मन लगा करके पढ़ाई करें। और आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जो नए बच्चे हैं इस समय जो वीडियो को देख रहे हैं वो लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पहले तैयार कर लें और फिर उसके बाद न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करें। न्यूटन ने बच्चों जो लॉज ऑफ मोशन दिए थे, जिनको गति के नियम कहते हो, तो न्यूटन का जो पहला लॉ था उसको हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ इनर्शिया अर्थात जड़त्व का नियम, और जो दूसरा लॉ है इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का दूसरा नियम, और इसी को लॉ ऑफ फोर्स अर्थात बल के नियम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो वाय बल होगा, द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट, वो इक्वल होगा वस्तु के रेखीय संवेग परिवर्तन की समय दर के। लीनियर मोमेंटम में जो चेंज होगा, लीनियर मोमेंटम का मतलब रेखीय संवेग। जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और इस पर एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई किया गया, जिससे इसकी वेलोसिटी u से v हो गई। u को हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का प्रारंभिक वेग, और v को हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का अंतिम वेग। तो 2 वेलोसिटी होती है, एक को बोला जाता है प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी और दूसरे को फाइनल वेलोसिटी। ये तो सबको पता है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम लोग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है फ्रॉम u टू v। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम लोग बात करें इनिशियल मोमेंटम, जो इस वस्तु का प्रारंभिक संवेग होगा उसको अगर हम लोग बोले pi, तो मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम का फार्मूला मास इंटू वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, तो प्रोडक्ट अगर करोगे तो बनेगा m इंटू यू। और फिर अगर हम लोग बात करें फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम होगा pf मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, सो दैट इज इक्वल टू m इंटू वी। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है m इंटू यू और फाइनल मोमेंटम क्या है m इंटू वी। क्लियर। अब अगर हम लोग बात करें चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम संवेग में होने वाला परिवर्तन, तो चेंज इन मोमेंटम को हम लोग कहते हैं डेल्टा पी, दैट इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। पी एफ कितना है mv, पी आई कितना है mu,
तो यहां से अगर हम लोग निकालें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जिसको टाइम रेट कहते हो, दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा टी टाइम इंटरवल में मोमेंटम में होने वाला चेंज है डेल्टा पी। ठीक है, जब बॉडी की वेलोसिटी u से v तक चेंज हुई तो कुल कितना समय लगा t1 से t2, तो चेंज इन टाइम इंटरवल कितना हो गया बच्चों, डेल्टा टी। क्लियर। अब अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फ्रॉम सेकंड लॉ, तो F इज इक्वल टू फार्मूला है डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। क्या कहता है स्टेटमेंट, द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के इक्वल होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम का मींस डेल्टा P बाई डेल्टा टी। तो फोर्स किसके इक्वल होगा, F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी के इक्वल होगा। क्लियर। और उसके बाद सभी लोग जानते हो अगर यहां डेल्टा P की हम लोग वैल्यू को पुट कर दें, देन F इज इक्वल टू डेल्टा P की जगह mv माइनस mu, तो mv माइनस u अपॉन डेल्टा टी, और v माइनस u अपॉन डेल्टा टी को बोलते हो एक्सीलरेशन, ये वस्तु का त्वरण है। सो दिस फार्मूला आल्सो कैन बी रिटन एज F इज इक्वल टू ma। F इज इक्वल टू ma। F क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, m इज द मास ऑफ बॉडी एंड a इज द एक्सीलरेशन। तो किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो वाह्य बल होगा, द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट, वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। द्रव्यमान और वेग के गुणन के, द्रव्यमान और एक्सीलरेशन मींस त्वरण के, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो बच्चों फार्मूला क्या बन गया, F इज इक्वल टू ma। तो न्यूटन सेकंड लॉ के दो फार्मूले होते हैं। पहला बेटा क्या होता है फार्मूला, F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा टी, इसको भी हम लोग बोलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। और दूसरा फार्मूला इसका क्या निकलता है, F इज इक्वल टू ma, दैट मींस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। क्लियर। इस फार्मूले की सबसे बड़ी खासियत है कि यहां पर m कांस्टेंट होता है। F इज इक्वल टू ma में m क्या होगा, कांस्टेंट होगा। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होगा। तो फार्मूला यहां से बना F इज इक्वल टू ma, वेयर m इज द कांस्टेंट, m इज द कांस्टेंट। तो अब आप लोग इसको तैयार कर लें। तो न्यूटन सेकंड लॉ का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा टी, और न्यूटन सेकंड लॉ का फर्स्ट फॉर्म वो F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा टी, और जो इसका सेकंड फॉर्म होता है दूसरा रूप वो F इज इक्वल टू ma भी होता है। सबको क्लियर हो गया। फिर से एक बार समझ लें, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, जब इस पर वाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई किया तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पहले क्या थी u, बाद में वेलोसिटी क्या हो गई v। तो इस प्रकार वेलोसिटी में चेंज क्या हुआ, u टू v चेंज हुआ। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने निकाल लिया कि इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, प्रारंभिक संवेग। तो फार्मूला लगाया m इंटू यू। फिर हम लोगों ने क्या निकाला, फाइनल मोमेंटम pf दैट इज इक्वल टू m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी। और फिर हम लोगों ने क्या सॉल्व किया, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p। तो डेल्टा p इज इक्वल टू pf माइनस pi, दैट मीन्स इक्वल टू mv माइनस mu। और फिर हम लोगों ने क्या निकाला, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। और इस प्रकार पूरा फार्मूला हमारे पास में क्या बन गया, न्यूटन सेकंड लॉ का जो स्टेटमेंट था उसको यूज किया, उसके फार्मूले को F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी, और जब डेल्टा P की वैल्यू को पुट कर दिया तो रिजल्ट क्या आया, F इज इक्वल टू ma। सभी को क्लियर हो गया। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के है, और आप ये भी बोल सकते हो कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सीलरेशन है। किसी भी वस्तु पर लगने वाला वाह्य बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के भी अनुक्रमानुपाती होता है। सारी बातें आपको समझ में आ गई, नोट कर लें जल्दी से आप। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति विषयक दूसरा नियम, कॉपी कर लें। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति विषयक दूसरा नियम। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सभी लोगों ने। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ का जो फार्मूला होता है F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। क्लियर। डेल्टा P को क्या बोलते हो, चेंज इन मोमेंटम,
और डेल्टा टी को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन टाइम, समय में होने वाला परिवर्तन डेल्टा टी और मोमेंटम में होने वाला चेंज क्या है, डेल्टा पी। तो सब लोग ध्यान से समझेंगे, F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी इज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इसको बोला जाता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग में परिवर्तन। और डेल्टा टी को बोलते हो चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम यानी समय में होने वाला परिवर्तन। नाउ अगर हम लोग ये लेट करें कि किसी भी बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स या व्हेन नो एनी फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, मींस वो आइसोलेटेड हो। आइसोलेट का मतलब क्या हुआ, उस पर कोई भी फोर्स कार्य नहीं कर रहा, तो उसको आइसोलेटेड आप लोग बोलते हो, विलग। मींस F इज इक्वल टू 0। अगर F इज इक्वल टू 0 को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो हम लोग को रिजल्ट मिलेगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 0। दैट मींस डेल्टा P इज इक्वल टू 0, और डेल्टा P इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट। P इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। क्लियर। और बच्चों फार्मूला आप लोग जानते हो P का, कि P इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट। क्लियर। सो वी कैन रिटर्न दिस V इज इक्वल टू कांस्टेंट। हम लोग क्या बता सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। क्या आपको समझने को पता चला? फिर से आप लोग समझें कि सेकेंड लॉ का फार्मूला F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T होता है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन। जो किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स है ऑन एनी ऑब्जेक्ट, वो F इज इक्वल टू होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अब अगर कोई ऐसी परिस्थिति हो कि ऑब्जेक्ट पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो F की वैल्यू क्या होगी, 0। और जब F की वैल्यू होगी 0 तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T क्या होगा, 0। और जब डेल्टा P अपॉन डेल्टा T होगा 0 तो डेल्टा P क्या होगा, 0। और डेल्टा P 0 का होने का मतलब कि लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यदि किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स ना लगे तो उसका लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसके रेखीय संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। और जब लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है तो बॉडी की वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्लियर। तो आप अगर इन दोनों को देखें कि F इज इक्वल टू 0 देन वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये लॉ हमारा पहले पढ़ा हुआ है, इसी को हम लोग बोलते थे लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? इसी को हम लोग क्या बोलते थे, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। तो जड़त्व का नियम क्या कहता था कि अगर किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी, और अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में बनी रहेगी। तो यहां पर ये सेकंड वाला केस है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। दैट मींस ये जो एक्सप्लेनेशन है ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को भी एक्सप्लेन करता है, या फिर ये कह दो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को रिप्रेजेंट करता है। और हम लोग लेके कौन सा लॉ चले थे, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन सेकंड लॉ, लेकिन हमको रिजल्ट किसका मिला, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का। बात मेरी आपको समझ में आ रही है? बहुत ध्यान से मन लगा करके समझें आप लोग कि अगर किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा हो तो बॉडी की वेलोसिटी हमेशा क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, विच इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, विच इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ये न्यूटन का पहला लॉ है। तो एक बात हम लोग को क्लियर हो गई कि न्यूटन्स सेकंड लॉ, second law is change form of Newton's first law। क्लियर। जो सेकेंड लॉ है वो फर्स्ट लॉ का ही चेंज फॉर्म है। ये बात सबको समझ में आ गई? तो अगर कभी भी आपसे कहा जाए कि हम कैसे इस बात को बता सकते हैं कि न्यूटन का दूसरा नियम पहले नियम का ही परिवर्तित रूप है, न्यूटन सेकंड लॉ इज चेंज फॉर्म ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, तो इस बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं सेकंड लॉ को हम लोग लेकर चले और हम लोगों ने कौन सा लॉ प्रूव कर दिया, फर्स्ट लॉ, जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, मींस जड़त्व का नियम। बात सबको समझ में आ गई क्या? तो क्या होता है न्यूटन्स सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T, या फिर F इज इक्वल टू ma, आप ये भी कह सकते हो।
और अगर हम लोग इसको F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी से प्रूव करें तो फोर्स को अगर जीरो लेट कर लिया जाए तो वेलोसिटी क्या आ जाती है, कांस्टेंट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का ही चेंज फॉर्म है। ठीक है बच्चों, तो सभी को समझ में आ गया कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो सेकंड लॉ से ही डिराइव हो सकता है, या फिर आप ये कह दो कि सेकंड लॉ का ही चेंज फॉर्म है। नोट कर लिया होगा सभी लोगों ने। तो सेकंड लॉ के कई सारे एप्लीकेशन होते हैं, जिसमें से पहला एप्लीकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्सीलरेशन ऑन एनी ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर द एग्जांपल यहां पर हमने लिखा कैलकुलेशन ऑफ एक्सीलरेशन, वस्तु के त्वरण की गणना। ठीक है, मन लगा करके समझेंगे सब लोग। हम लोग क्या सीख रहे हैं कि कैसे हम लोग एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करेंगे। सपोज दैट हम लोगों ने ये लेट किया कि हमारे पास कोई m मास की एक बॉडी है, मास है m मास की कोई भी एक बॉडी है हमारे पास। तो एक बॉडी है m मास की जिस पर हम लोगों ने F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, और जैसे ही बॉडी को F फोर्स से खींचोगे तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सीलरेशन। तो फोर्स की डायरेक्शन किधर है, अलोंग x एक्सिस, सो एक्सीलरेशन भी किधर होगा, अलोंग x एक्सिस। बॉडी का वेट क्या होगा, mg विच इज डाउनवर्ड, और नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, कैपिटल N विच इज अपवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन सभी को पता है, नॉर्मल रिएक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया भी था कि नॉर्मल रिएक्शन यानी जो अभिलंब प्रतिक्रिया है वो कैसा फोर्स है, वो एक कांटेक्ट फोर्स है। तो बॉडी का वेट mg होगा डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन होगी अपवर्ड, देयरफॉर n इज इक्वल टू mg। जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg को बैलेंस करेगा, सो n इज इक्वल टू क्या होगा, mg, और जो फोर्स है वो प्रोवाइड करेगा एक्सीलरेशन, देयरफॉर f इज इक्वल टू ma। और व्हेन f इज इक्वल टू ma होगा देन a इज इक्वल टू क्या होगा, f अपॉन m। तो बिल्कुल एकदम सिंपल सी प्रॉब्लम, कोई भी अगर आपको दी जाए कि बॉडी का मास दिया है, उस पर फोर्स अप्लाई किया जाए और आपसे बोले कि फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हम लोग फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, a इज इक्वल टू f अपॉन m। जैसे फॉर द एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, किसी भी सरफेस पर $50 kg का एक मास है और उस पर 10 न्यूटन का एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया, और आपसे कहा गया कि फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट, दी गई ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन को पता लगाएं। तो बड़ा सिंपल है, कर लेंगे ना सब लोग। अभी मैंने आपको ऊपर कॉन्सेप्ट बताया है कैसे आप करोगे। नीचे की ओर फोर्स क्या लगेगा, 50g, और नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, कैपिटल N, और इसी डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सीलरेशन। देयरफॉर फार्मूला हम लोगों के पास में क्या लगेगा, एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू f अपॉन m। फोर्स कितना है, 10 न्यूटन का, और मास कितना है, 50। तो दिस वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 1/5, और यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को आप लोग बोलोगे 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये तो बहुत ईजियर है, बिल्कुल बेसिक सी चीज है, आपको पता होगा। तो यहां पर हम लोगों ने ऐसे ब्लॉक डायग्राम से न्यूटन सेकंड लॉ को यूज किया और क्या फाइंड आउट कर लिया, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या लगा दिया, a इज इक्वल टू f अपॉन m। f इज द एक्सटर्नल फोर्स, m इज द मास, तो रिजल्ट कितना आ गया, 1/5, और यूनिट क्या बनेगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पूरी बात आपको समझ में आ गई, क्लियर। तो ये फोर्स कौन सा फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स। कौन सा फोर्स है, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज बल। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया जाए तो उसके एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू f अपॉन m। और क्यों ऐसा होता है, तो अभी हम लोगों ने यहां पर FBD की हेल्प से, फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से इक्वेशंस को लिख करके रिजल्ट को नोट कर लिया। बात सबको समझ में आ गई, तो इसको हम रफ कर दें और इसका दूसरा एप्लीकेशन आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जैसे अभी हम लोगों ने केस क्या लिया कि किसी भी बॉडी पर कोई एक F फोर्स अप्लाई किया गया, अगर इस फोर्स की जगह हम लोग मोर देन 1, एक से ज्यादा फोर्सेस को लगाएं तो एक्सीलरेशन को कैसे काउंट करते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या बोला, सेकंड कॉन्सेप्ट
कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर m मास का एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पर कोई दो फोर्स हम लोगों ने अप्लाई कर दिए। एक फोर्स हो गया F1 सॉरी बच्चों, एक फोर्स हो गया F1 और दूसरा फोर्स हो गया F2। चलो इसकी डायरेक्शन इधर कर दें। दिस इज द फोर्स F1 एंड दिस इज द फोर्स F2। क्लियर? और हमको क्या निकालना है? एक्सीलरेशन ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट। आपको दी गई ऑब्जेक्ट के एक्सीलरेशन को पता लगाना है। अब इस बार बॉडी पर कितने फोर्स लग रहे हैं? दो। कौन कौन से? F1 और F2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी FBD को फाइंड आउट करेंगे। तो इसका वेट mg किधर होगा? डाउनवर्ड। और नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल N किधर होगी? अपवर्ड। अब यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है कि जब दो फोर्स किसी बॉडी पर काम करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे एक फोर्स F1 और दूसरा F2, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो कौन सा ऐसा फोर्स होगा जो प्रभावी होगा और एक्सीलरेशन को देगा जिससे बॉडी आगे की ओर मूव करेगी? F1 बॉडी को चलाएगा कि F2 बॉडी को चलाएगा? यह बात केवल ध्यान देने वाली है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने लेट कर लिया कि नाउ लेट F2 इज ग्रेटर देन F1। अगर F2 की वैल्यू F1 से ज्यादा तो F2 मास m को मूव करेगा। ठीक, और अगर F1 की वैल्यू F2 से ज्यादा तो मास m को F1 जो फोर्स है वो मूव कराएगा। बात आपको समझ में आ रही है क्या? जो फोर्स ज्यादा होगा वही फोर्स ब्लॉक को या ऑब्जेक्ट को क्या करेगा? मूव कराएगा, यानी आगे की ओर बढ़ाएगा। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं कि मैंने क्या लेट किया कि F2 F1 से ज्यादा है, और अगर F2 F1 से ज्यादा होगा देन इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लोग यहां पर बात करें तो इक्वेशन ऑफ मोशन में F2 जब F1 से ज्यादा तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन F2 की डायरेक्शन, मींस इस डायरेक्शन में क्या हो गया? एक्सीलरेशन। इसी डायरेक्शन में क्या हो गया? F2। और इस डायरेक्शन में क्या है? F1। ध्यान दें सब लोग, दिस इज द F1, दिस इज द F2, दिस इज द A। क्लियर हो गया? तो अगर हम लोग यहां पर बात करें एक्सीलरेशन की तो कौन ज्यादा है? F2 किससे? F1 से। तो नेट फोर्स लिखोगे F2 माइनस F1 इज इक्वल टू ma। बोलो, ये बात आपको समझ में आई? कौन सा फोर्स ग्रेटर था? F2 किससे? F1 से। तो रिजल्टेंट क्या निकलेगा? F2 माइनस F1। और अगर F1 ग्रेटर होता तो रिजल्टेंट क्या आता? F1 माइनस F2। और पूरी वैल्यू किसके इक्वल टू आएगी? ma के इक्वल टू आएगी। तो यहां से अगर हम लोग a को फाइंड आउट करें देन एक्सीलरेशन का फार्मूला आएगा a इज इक्वल टू F2 माइनस F1 अपॉन m। ठीक, ये तो पहली कंडीशन हो गई। नाउ इफ F1 इज ग्रेटर देन F2, अगर F1 F2 से बड़ा होता देन इक्वेशन हम लोगों की क्या बनती? F1 माइनस F2 इज इक्वल टू ma, देयरफॉर a इज इक्वल टू F1 माइनस F2 अपॉन m। दोनों फार्मूले को आप ध्यान से देखें। एक फार्मूला कह रहा है a इज इक्वल टू F2 माइनस F1 अपॉन m। यह फार्मूला ऐसा क्यों आया? क्योंकि F2 की वैल्यू F1 से ज्यादा। और ये फार्मूला क्या कह रहा है? a इज इक्वल टू F1 माइनस F2 अपॉन m। क्यों? क्योंकि F1 की वैल्यू किससे ज्यादा? F2 से ज्यादा। तो दोनों केस क्लियर हैं आपको? जैसा कि प्रॉब्लम में आपको गिवन हो, अगर F1 ज्यादा हो तो F1 माइनस F2 अपॉन m कर देना, तो आप एक्सीलरेशन को फाइंड आउट कर लोगे। और अगर F2 ज्यादा होगा तो F2 माइनस F1 अपॉन m कर देना, तो भी आप एक्सीलरेशन को फाइंड आउट कर लोगे, जैसा कि दोनों कंडीशंस को मैंने बोल्ड में लिख करके आपको समझाया है। बात आपको समझ में आ गई? और वर्टिकल डायरेक्शन में चूंकि कोई मोशन नहीं है, देयर इज नो एनी मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ने वेट mg को बैलेंस कर दिया, तो n इज इक्वल टू क्या बन गया? mg। और जब n इज इक्वल टू हो गया mg तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स नहीं है, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में ब्लॉक का कोई मोशन नहीं होगा। यह बात आपको ध्यान देने वाली है। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में मोशन होगा, और जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स नहीं है उस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कॉन्सेप्ट भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ये सारे।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे आप जेई की तैयारी करें, नीट की तैयारी करें, डिफेंस की तैयारी करें, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, और अगर आप 11th में पढ़ रहे हैं, एकेडमिक भी आप तैयारी कर रहे हैं स्टडी, तो भी आपके लिए सारी चीजें समझना बहुत ही जरूरी है। तो सबको बात समझ में आ गई होगी कि अगर किसी ब्लॉक पर 2 फोर्स लगेंगे तो हम लोग एक्सीलरेशन को इस प्रकार फाइंड आउट करते हैं कि जो एक्सीलरेशन होगा वो F2 माइनस F1 भी होगा और F1 माइनस F2 भी होगा। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से उतार लें कॉपी में, और रिवीजन बच्चों जरूर करते रहें। जो भी लास्ट वीडियोस या लास्ट लेक्चर आपको पढ़ाए गए हैं यूट्यूब में, आप लोग उनको जरूर रिवीजन करते रहें। रब कर दिया जाए इसको। चलिए अब तुरंत इसका एक एप्लीकेशन लगा लो जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। हर कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन जरूर लगाया करो। जैसे फॉर द एग्जांपल मैंने क्वेश्चन आपको दिया, यहां पर फोर्स लिख दिया 10 न्यूटन, F2 को मैंने लिख दिया 20 न्यूटन, और ऑब्जेक्ट के मास को मैंने लिख दिया 5 kg, और आपसे हम लोगों ने बोला इन द गिवन फिगर फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ फाइव kg ब्लॉक। किसका एक्सीलरेशन आपको निकालना है? आपको 5 kg ब्लॉक के एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे? देखो 10 न्यूटन और 20 न्यूटन दोनों में से ग्रेटर फोर्स कौन सा है? 20 न्यूटन। तो एक बात तो हम लोगों को क्लियर हो गई, 20 न्यूटन इज ग्रेटर देन 10 न्यूटन। सो एक्सीलरेशन A इज इक्वल टू, फार्मूला आप क्या लगाओगे? F2 माइनस F1 अपॉन m। यहां पर हम लोगों ने F1 को क्या लेट कर लिया है? 10 न्यूटन। F2 को क्या लेट कर लिया है? 20 न्यूटन। सो A इज इक्वल टू F2 माइनस F1 मीन्स 20 माइनस 10, और मास कितना है? 5 मीन्स 10 बाई 5, और 10 बाई 5 को बच्चों क्या लिखोगे? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक बात, तो एक आंसर आ गया। अब अगर हमसे कह देता कि फाइंड या व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ गिवन ब्लॉक। आप दिए गए ब्लॉक के डायरेक्शन ऑफ मोशन को फाइंड आउट करें। तो 20 न्यूटन किधर है? लेफ्ट, और 10 न्यूटन सॉरी लेफ्ट है, और 20 न्यूटन है राइट। ठीक है, 10 न्यूटन का बल बाईं ओर लग रहा है और 20 न्यूटन का बल दाईं ओर लग रहा है, और 20 न्यूटन 10 न्यूटन से क्या है? ज्यादा। जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा डायरेक्शन ऑफ मोशन भी उधर होगा। तो 20 न्यूटन किससे बड़ा है? 10 न्यूटन से। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी किधर होगी? अलोंग द 20 न्यूटन, और अलोंग द 20 न्यूटन का मतलब टुवर्ड्स राइट। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट is along 20 न्यूटन means towards right। ठीक है ना, दाईं ओर ऑब्जेक्ट मूव करेगा, और किस डायरेक्शन में मूव करेगा? जिस डायरेक्शन में 20 न्यूटन का बल है उसी डायरेक्शन में चलेगा। ध्यान रखिएगा, जिस डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, और वो डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स राइट। क्लियर? नोट कर लें सभी लोग क्वेश्चन को, सभी को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक सी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी हैं जिससे आप हर एक प्रॉब्लम को इजीली सिंप्लीफाई कर सकें। नोट कर लिया बच्चों? चलिए रफ कर दिया जाए। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर किसी बॉडी पर कोई भी सिंगल फोर्स लगेगा तब एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे, और दूसरे कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर किसी बॉडी पर कोई 2 फोर्स अप्लाई होंगे तो हम लोग एक्सीलरेशन यानी त्वरण को कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि जैसे यहां पर ये ग्राउंड सरफेस और ये ब्लॉक है, ठीक, दिस इज द फोर्स F1 एंड दिस इज द फोर्स F2। पीछे वाले कॉन्सेप्ट से ये ठीक बदल गया।
अब अगर आप लोग ध्यान दें तो F1 और F2 दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, और अभी जो फार्मूला पढ़ा था उसमें F1 और F2 कैसे थे, अपोजिट इन डायरेक्शन। व्हेन F1 एंड F2 मींस बोथ फोर्सेस आर इन सेम डायरेक्शन, अगर दोनों बल एक ही दिशा में हो, व्हेन बोथ फोर्सेस आर इन सेम डायरेक्शन, तो सिंपल सी बात है बेटा, वेट mg अब भी किधर होगा, डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल N किधर होगा, अपवर्ड। लेकिन इस बार अगर हम लोग FBD को ध्यान दें तो दोनों फोर्सेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही हैं, और जब दोनों फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगे, दोनों फोर्स जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगे तो हम लोग क्या निकालेंगे, नेट फोर्स। और ऐसी कंडीशन में अगर आप नेट फोर्स की बात करोगे तो बोथ फोर्सेस एडेड टू ईच अदर, अब दोनों फोर्सेस को क्या करोगे, प्लस करोगे। अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट, इसलिए हम लोगों ने जब रिजल्टिंग फोर्स निकाला तो उसको माइनस किया। लेकिन अगर आप अभी ध्यान दो तो दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में हैं, और जब दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में हैं तो रिजल्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, प्लस, मींस F1 प्लस F2। देयरफॉर अगर हम लोगों को एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना हो तो A इज इक्वल टू फार्मूला क्या लगेगा, नेट फोर्स अपॉन m, और नेट फोर्स हमारे पास इस बार बच्चों क्या है, F1 प्लस F2 अपॉन m। तो फार्मूला क्या बन गया, A इज इक्वल टू F1 प्लस F2 अपॉन m। बात आपको समझ में आ गई। इसमें बड़े छोटे का कोई प्रश्न नहीं उठता, कोई भी फोर्स या कोई भी बल बड़ा हो सकता है और कोई भी फोर्स छोटा हो सकता है, ये ध्यान देने की जरूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब दोनों फोर्सेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, ऐड होगा, जोड़ा जाएगा, प्लस किया जाएगा। तो फार्मूला क्या बनेगा, A इज इक्वल टू F1 प्लस F2 बाई m। अब अगर ये बोला जाए कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि F1 F2 दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, दोनों टुवर्ड्स राइट हैं, तो जो एक्सीलरेशन होगा ये भी किधर होगा, टुवर्ड्स राइट, अर्थात दाईं ओर। ऐसे प्रश्न में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, और आपको ये सारी चीजें अच्छी तरह समझ में आ भी गई होंगी। क्लियर हो गए। तो तीनों केस आपको समझ में आ गए। पहला केस हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जब फोर्स सिंगल फोर्स हो। दूसरा क्या पढ़ा, जब फोर्स दो हो लेकिन डायरेक्शंस क्या हो, अपोजिट। और अभी का केस हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब दोनों फोर्सेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करें तो हम लोग किस प्रकार एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करेंगे। रब कर दिया जाए इसको, चलिए नोट कर लो जल्दी से। तो क्या पढ़ा है हम लोग, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशन, जिसमें हम लोग क्या सीख रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ एक्सीलरेशन। इसके 2 वीडियो बनेंगे और आपको न्यूमेरिकल की स्किल्स इसमें डेवलप की जाएंगी कि कैसे आप क्वेश्चंस को एग्जाम पेपर में सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है ना, एग्जाम पेपर में हम लोग क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए अब हम लोग ये लेते हैं कि फोर्स अलोंग द सरफेस ना लग करके किसी पर्टिकुलर एंगल पर अगर फोर्स लगे तो हम लोग एक्सीलरेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे हम लोगों ने कहा कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, इसको इस सरफेस पे ऐसे रखा गया है और इस पर F फोर्स हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे अप्लाई किया गया है, बॉडी को खींचा गया है, पुल किया गया है। ठीक है ना, व्हेन ऑब्जेक्ट पुल्स, जब ऑब्जेक्ट को खींचते हो, देखा होगा ना, जैसे ट्रॉली हो, ट्रॉली सड़क पर हो और उसको हम लोग इस प्रकार खींचें, या आप टेबल अर्थात मेज पर कोई भी एक ब्लॉक रख दो, उसमें रस्सी या डोरी बांध दो और उसको इस प्रकार खींचो, तो ये पुलिंग केस हो गया। और ये जो फोर्स हो वो किसी एंगल पे हो, किस पर हो, एंगल पे। प्लेटफॉर्म में आपने देखा होगा रेलवे के, है ना, जो कैरियर होते हैं, कैरियर ट्रॉली होती हैं जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती हैं, उनमें सारा सामान ऐसे रख दिया जाता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। उसमें छोटे छोटे पहिए, व्हील्स लगे होते हैं ट्रॉली में, और जब वो जो व्यक्ति होता है जो उस ट्रॉली को खींचता है उसमें एक डोरी बांध लेता है, रस्सी बांध लेता है डोरी काहे को, और उसको इस प्रकार कंधे पे ऐसे ला करके तब वो आगे की ओर चलता है। तो वो डोरी जो होती है वो ट्रॉली के साथ जो जुड़ी होती है वो ट्रॉली को खींचती है। तो यही केस हो गया वो,
जिस पर फोर्स अप्लाई की है। रोलर देखा होगा, ग्रास रोलर है ना, जो ग्रास रोलर होता है जो घास को काटने के काम आता है, कटर जिसको कहते हो, उसमें भी एक हैंडल लगा रहता है। उस हैंडल को हम अगर ऐसे पकड़ के खींचें तो ये पुलिंग का केस है, और धक्का दो तो ये पुश का केस होता है। पुल और पुश फोर्स दो कैटेगरी में लगाए जा सकते हैं, या तो किसी वस्तु को ढकेला जाए तो पुश हो गया, और या तो उसको खींचा जाए तो ये पुलिंग बिहेवियर हो गया, तो ये पुलिंग का केस है। ऐसी कंडीशन में हमको निकालना है एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फिर से हम लोग एक काम करें, इसकी BD बनाएं, इस पर वेट mg होगा डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल N होगा अपवर्ड, फोर्स के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट होगा F cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट होगा F sin थीटा। कंपोनेंट सबको समझ में आए? जिन बच्चों को कंपोनेंट बांटना नहीं आता है वो YouTube में टाइप करें कंपटीशन फिजिक्स बाय आशीष सर वेक्टर, तो वेक्टर का वीडियो आपको मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट में सर्च कर लें। वहां पर हमने आपको बताया था कि किस प्रकार आप वेक्टर को कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। तो सिंपल है, देख लो। F फोर्स थीटा एंगल पे लगाया गया, उसके दो कंपोनेंट हम लोगों ने कर लिए, और अगर FBD को हम लोग अलग से बनाएं तो दिस इज द मास m, इस पर दाईं ओर जो कंपोनेंट है वो F cos थीटा, दिस इज द फोर्स F, और ये एंगल क्या है थीटा, और ऊपर की ओर जो फोर्स आ गया वो हो गया F sin थीटा। ठीक है, और जो एक्सीलरेशन होगा ऑब्जेक्ट का वो इसी डायरेक्शन में है a, और साथ में नीचे की ओर जो वेट है वो mg, और ऊपर की ओर क्या लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन n। ठीक, ये m है, दिस इज m, पॉइंट मास। FBD का एक रूल होता है, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में FBD बना रहे हो तो आप मास को पॉइंट मास सेट करो। जो आपके पास वस्तु है उसको आप बिंदु द्रव्यमान की तरह ट्रीट करें, पॉइंट मास की तरह ट्रीट करें, पूरा ब्लॉक ना बनाएं, ये कहता है FBD का रूल। तो वही काम हम लोगों ने किया, हमको FBD बनाना है तो पहले हम लोगों ने इस ब्लॉक को एक पॉइंट मास बना दिया, F के दो कंपोनेंट कर दिए, F cos थीटा और F sin थीटा। F sin थीटा जो होगा ध्यान रखना, F sin थीटा नॉर्मल रिएक्शन n की डायरेक्शन में है, वर्टिकली अपवर्ड, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और mg है डाउनवर्ड। तो पहली क्वेश्चन अगर हम लोग यहां से ध्यान से देखें तो हमको ये पता चला n प्लस F sin थीटा और इज इक्वल टू क्या होगा mg। ठीक है, n प्लस F sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा mg। और अगर यहां से हम लोग नॉर्मल रिएक्शन को फाइंड आउट करें बच्चों, तो नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास क्या निकलेगी, n इज इक्वल टू mg माइनस F sin थीटा। ठीक है, बड़ा सिंपल है। थीटा आपको क्वेश्चन में दिया होगा, अगर आपसे कह दिया जाए व्हाट इज द कांटेक्ट नॉर्मल फोर्स इन दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में आप नॉर्मल फोर्स को बताएं तो बड़ा इजियर है। n इज इक्वल टू फार्मूला हम लोग क्या लगा देंगे, mg माइनस F sin थीटा, जो बड़ा ही आसान है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें हॉरिजॉन्टल मोशन की, हॉरिजॉन्टल मोशन, तो हॉरिजॉन्टल मोशन की अगर आप लोग बात करो तो F cos थीटा क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्सीलरेशन। देयरफॉर F cos थीटा इज इक्वल टू ma, सो a इज इक्वल टू फार्मूला क्या बनेगा, a इज इक्वल टू F cos थीटा अपॉन m। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सीलरेशन, और इस फार्मूले से हम लोग क्या निकालेंगे, नॉर्मल रिएक्शन। दोनों फार्मूले सभी को समझ में आ गए, क्लियर हो गया। तो अगर किसी भी बॉडी को F4 से खींचा जाए, पुल किया जाए, तो ऐसी कंडीशन में एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू F cos थीटा अपॉन m, और नॉर्मल रिएक्शन अगर हमको फाइंड आउट करनी हो तो नॉर्मल रिएक्शन का फार्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू mg माइनस F sin थीटा। नोट्स को बहुत अच्छी तरीके से आप बनाते रहें, जैसे एक एक टॉपिक को मैं क्लियर करके आपको पढ़ाता हूं सीरियल से, उसी प्रकार आप लोग घर में कॉपी को तैयार करें, जिससे आपका रिवीजन बहुत ही अच्छा होगा और एग्जाम में आप जरूर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो जल्दी से आप इसको कर लें, एक्सीलरेशन का फार्मूला लिख लो और नॉर्मल रिएक्शन के फार्मूले को भी लिख लो। नोट कर लिया सब लोगों ने, तो इसका एप्लीकेशन देख लिया जाए। इसके एप्लीकेशन को भी हम लोग देख लें। इसको भी रब कर दें। चलो, जैसे हम लोगों ने कहा कि एक क्वेश्चन हमको दिया गया है, ए ब्लॉक ऑफ मास
5 kg is kept on an surface, a surface 20 न्यूटन का फोर्स लगा करके इस ब्लॉक को खींचा गया जो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर है। ठीक, आपसे बोला कि फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ गिवन ब्लॉक, और नंबर 2 आपसे बोला गया फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक। तो कैसे क्वेश्चन को करोगे? सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, 20 न्यूटन को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। ये एंगल है 60, तो ये बन गया 20 cos 60, और ये ऊपर की ओर हो गया 20 sin 60। ठीक है, यहां पर वेट हो गया mg मींस 5g, और ऊपर की ओर ही हो गई नॉर्मल रिएक्शन n। बताइए, सभी को ये बात क्लियर हो गई? 20 cos 60 along the x axis और along the y axis 20 sin 60, नॉर्मल रिएक्शन n अपवर्ड। तो अगर आप फार्मूले को देखें तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन along x axis, तो ऐसी कंडीशन में पहला फार्मूला क्या बना, a इज इक्वल टू 20 cos 60। सॉल्व हो गया बेटा, a इज इक्वल टू 20 cos 60, जो ये a है, सॉरी 20 cos 60 बाई m भी तो लोगे, तो a इज इक्वल टू बनेगा 20, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, अपॉन कितना हुआ m, और m है 5 kg। क्लियर? तो ये हुआ 20 अपॉन 5 इंटू 2, ये हुआ 4, दैट मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक तो आंसर क्लियर हो गया कि इस प्रॉब्लम में बॉडी का एक्सीलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चाहे तो आप फार्मूले से लगा लेते, a इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा अपॉन m, लेकिन अगर आपको फार्मूला लर्न नहीं है तो आप कॉन्सेप्ट की हेल्प लेकर के या एफबीडी डायग्राम बना करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गया पहला आंसर। और दूसरा आंसर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो फिर से हम लोग सेकंड पार्ट को लेके चलें। नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल एन अपवर्ड है, और ऊपर की ओर है 20 sin 60। क्लियर? और नीचे की ओर है 5g। तो यहां से अगर नॉर्मल रिएक्शन को फाइंड आउट करोगे तो 5g माइनस 20 sin 60, और g की वैल्यू क्या रखना है, सपोज दैट हम लोगों ने 10 ले लिया, 20 और sin 60 √3/2। तो यहां पर ये आ गया 50, और माइनस कितना हो गया बच्चों 10 √3, और यूनिट क्या होगी न्यूटन। √3 की वैल्यू को आप रख करके आंसर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, 1.732। आंसर क्लियर हो गया? तो इस प्रकार हम लोगों ने नॉर्मल रिएक्शन और एक्सेलरेशन दोनों को फाइंड आउट कर लिया। तो कोई भी प्रॉब्लम आपको दी जाए उसमें आप लोग न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करके ऐसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट कर लें। अभी बच्चों हम लोगों ने जो केस लिया वो पुल का केस लिया कि किसी भी बॉडी को एफ फोर्स लगाकर अगर खींचा जाए। अब हम लोग केस लेंगे पुश का, पुशिंग। अगर किसी बॉडी को एफ फोर्स लगाकर धक्का दिया जाए तो हम लोग एक्सीलरेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पुलिंग और पुशिंग दोनों को आप अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। जैसे हम लोगों ने सपोज किया कि किसी भी बॉडी को अगर एफ फोर्स लगाकर हम लोग पुश करें, बॉडी को एफ बल लगाकर अगर धक्का दिया जाए, ये हॉरिजॉन्टल है, ये एंगल है थीटा, और फोर्स हम लोगों ने कौन सा लगाया है एफ, और हमको क्या फाइंड आउट करना है, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक। हम लोगों को ब्लॉक का एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस बार पुश का केस है। कैसे सॉल्व इसको हम लोग करेंगे, तरीके को आप समझें। जब आप किसी बॉडी को पुश करोगे तो ये जो फोर्स हमको दिया है इसको अगर हम लोग दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लें तो ये कंपोनेंट आएगा जो एक्स एक्सिस में है वो एफ कॉस थीटा, और जो वाई एक्सिस में कंपोनेंट है वो आएगा एफ साइन थीटा। समझ गए ना? एक्स अक्ष की दिशा में जो कंपोनेंट आएगा उसको बोलोगे एफ कॉस थीटा, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफ साइन थीटा।
अच्छा, वेट किधर होता है? mg डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन n अपवर्ड, ये तो सब लोग जानते हो। तो अगर यहां पर पूरी एफबीडी को एक साथ बनाएं तो मास को एक पॉइंट मास की तरह हमने ट्रीट किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स। क्लियर? एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट आया वो f cos थीटा और y डायरेक्शन में यानी डाउनवर्ड जो कंपोनेंट आया वो f sin थीटा। ठीक है, f cos थीटा, f sin थीटा, mg n, और तो कुछ बचा नहीं, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए। बताइए, सबको फिगर समझ में आ गया? जो f फोर्स है इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट f cos थीटा और वर्टिकल कौन सा? f sin थीटा। अब तो इजियर हो गया। अगर अलोंग x एक्सिस की आप बात करो, मींस अलोंग हॉरिजॉन्टल, तो f cos थीटा इज इक्वल टू अगेन फिर से क्या बनेगा? ma। तो एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या आएगा? a इज इक्वल टू f cos थीटा बाई m। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कर लोगे, वैल्यू दे दी जाए तो। यही फार्मूला पहले भी आया था पुल में, यही पुश में भी आया। लेकिन अगर नॉर्मल रिएक्शन की बात की जाए तो mg और f sin थीटा दोनों डाउनवर्ड हैं, तो नेट फोर्स हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में f sin थीटा प्लस mg, और नॉर्मल रिएक्शन इस बार बच्चों क्या बन गई? n। ये मोशन हम लोगों ने कहां लिया है? वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग फोर्सेस को लेंगे तो हम लोगों ने क्या फाइंड आउट कर लिया? नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा, और एक्सीलरेशन तो वही आ रहा है जो पुलिंग में था, a इज इक्वल टू f cos थीटा बाई m। केवल डिफरेंस है तो किसमें? नॉर्मल रिएक्शन में। ठीक है ना? तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन कैसा आ रहा है? मैक्सिमम, और वहां नॉर्मल रिएक्शन कैसा आ रहा था? मिनिमम, चूंकि माइनस में था। जब आपने बॉडी को पुल किया था तो नॉर्मल रिएक्शन कैसा आया था? मिनिमम, और जब बॉडी को पुश किया तो नॉर्मल रिएक्शन कैसा आया? मैक्सिमम। वहां पर जब नॉर्मल रिएक्शन पुल में आपने निकाला था, इन केस आप पुल, तो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा था n इज इक्वल टू mg माइनस f sin थीटा, और पुश में नॉर्मल रिएक्शन क्या आ रहा है? n इज इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा। तो कौन सा रिएक्शन फोर्स ज्यादा है? बोलो, किसमें ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिल रहा है? पुश में। दिस इज द कंडीशन ऑफ पुशिंग, और दिस इज द कंडीशन ऑफ पुलिंग। तो किसमें आपको नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा मिल रहा है? पुश में। और किसमें नॉर्मल रिएक्शन कम मिल रहा है? पुल में। तो कहां हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? पुल में कि पुश में? बताइए। नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा जहां पर आ रहा है वो है पुश, और जहां पे नॉर्मल रिएक्शन कम आ रहा है उसे क्या कहते हो? पुल। तो वस्तु को खींचना आसान है कि ढकेलना? तो यही कारण है कि बॉडी को खींचना आसान होता है अपेक्षाकृत ढकेलने के। पुलिंग इजियर है देन द कंपैरिजन ऑफ पुशिंग। ठीक, सबको समझ में आ गया? बोलो भाई, अगर कोई रोलर आपको दिया जाए तो आप पुश करोगे कि पुल करोगे? न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग न्यूटन्स लॉ ये कहता है कि समझदारी से काम लो, बॉडी को पुल करो तो खींचना आसान है, लेकिन अगर उसको धक्का दो, पुश करो तो ढकेलना कठिन है, हमको ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, तो सारी बातें आपको समझ में आ गई। जल्दी से आप नोट्स बना लें इनके और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरह करें। नोट कर लिया? तो बच्चों, आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, और आज का हमारा टॉपिक जो था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो आपने ये पढ़ा कि न्यूटन्स लॉ है क्या, फिर आपने इसका एप्लीकेशन तैयार कर लिए। आई होप कि सभी को वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए आप लोग वीडियो को जिनको जिनको पसंद आया हो लाइक करें और साथ में शेयर भी करें, जिससे अन्य बच्चों को भी इसका लाभ हो सके। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और लगातार हमारे चैनल में आप बने रहें, जिससे आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस लगातार मिलते रहें। ठीक है बच्चों, तो सभी लोग मन लगाकर तैयारी करें। अब हम लोग अगला वीडियो अभी एक और लेकर के आएंगे, जिसमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, उनको अभी हम लोग और सॉल्व करेंगे बारी बारी से। तब तक आप लोग तैयारी को कंटिन्यू रखें, और हाँ, जो बताया वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट किया करें कि आपको पढ़ने में कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। जैसा आपको लगा करें आप जरूर कमेंट किया करें। ठीक है बच्चों, तो सभी लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और लगातार पढ़ाई में मन लगाते रहें। नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।